अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बड़ी सियासी हलचल हो रही है, इत्तेहाद बन रहे हैं और उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और अब ताज़ा तरीन तो अपडेट ये आई है कि MQM जो है उसने आफाक अहमद को, फारूक सत्तार साहब ने दावत दे दी है कि वो पार्टी ज्वाइन कर लें। और एक अहम डेवलपमेंट हुई है कराची की सियासत में। हर रोज़ एक नई हलचल, एक नई तब्दीली हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या नई खुशखबरी या नई चीज़ लेकर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आम इंतखाबात में नून लीग और MQM पाकिस्तान का इत्तेहाद जो है वो मजीद परवान चढ़ रहा है। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका कमेटी की मुलाकातें का सिलसिला भी जारी है, जबकि तहरीक इंसाफ के हवाले से 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो अदालत की तरफ से दे दिया गया है। और साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा एक अहम बयान सामने आया है कि बिलावल को रोकूंगा तो मसले होंगे, हम अपनी गेम खुद करेंगे। और साथ ही उन्होंने बड़े कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं और तनकीद भी की है उन्होंने काफ़ी PTI चेयरमैन पे। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि मुझे बार बार क्यों निकाल दिया जाता है। वो जो उनका पुराना वाला नारा था वो फिर एक दफ़ा उनकी ज़बान से अदा हो गया कि मुझे बार बार निकाला जा रहा है और ऐसे मुल्क नहीं चलता, ऐसे घर भी नहीं चलता। तो बड़ा उन्होंने घरेलू अंदाज में, बड़े हल्के फुल्के अंदाज में अपनी जो शिकायत थी, जो शिकवा था, वो भी आवाम के सामने रखा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे जो गेस्ट हैं स्टूडियोज़ में, मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। हिमायूं उस्मान साहब हैं, MQM से इनका ताल्लुक है, जबकि मोहसिन काज़मी साहब तज्ज़ियाकार हैं, वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और सलीम सिचवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आप लोग कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आए यहाँ पर स्टूडियोज़ में। हिमायूं उस्मान साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ क्योंकि अभी अभी ब्रेकिंग करके ही आ रहे हैं हम, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अब ये फारूक सत्तार साहब ने एक दावत दे दी है आफाक अहमद साहब को। MQM मज़ीद मजबूत हो रही है, नून लीग से भी मिल गई है, GDA से भी इनका इल्हाक शुरू हो गया है और भी मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। तो मज़ीद मजबूती के लिए और किस किस से आप इत्तेहाद करें? देखें, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है इस दफ़ा कि देखें, अगर इस शहर और इस सिंध भर में सूबे में अगर किसी पार्टी ने राज किया है 15 साल मुसलसल और उसने कोई डिलीवरेंस दी हुई होती है, अगर लाड़काना में दे देते, गड़ी खुदा बख्श में दे देते जो उनके आबाई इलाके हैं, तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं पेश आती। वैसे ही हम सियासत नहीं कर रहे होते, सियासत से आउट हो चुके होते, अगर वो डिलीवर कर देते। बदकिस्मती से 15 साल में आपके सामने लास्ट 10 ईयर्स में उन्होंने 22,000 अरब रुपया खर्च किया है सूबे सिंध में। और आपके सामने मैं क्या हालात पेश करूँ कि आप अगर जिस तरह भी मुझे टिकट भी अनाउंस किया MQM पाकिस्तान ने NA का 243 का, तो मैं अपने हल्के में उतरा हुआ हूँ बाखुदा। वहाँ पर जो हालात हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे इलाके हैं, कराची की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे आज तक ना सेवरेज की लाइन डाली गई है, ना पानी की लाइन डाली गई है। मैं कोई गोट की बात नहीं कर रहा, कोई लाड़काना की बात नहीं कर रहा, ठट्टा मंजोदड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं कराची शहर की बात कर रहा हूँ। और वहाँ से मुसलसल एक जो MNA वहाँ से जीतता रहा है मड़ासी टाइप का, और वो वहाँ पे एक सिस्टम चलाता रहा है ना पूरा। वो सिस्टम क्या चलाता रहा है, बेसिकली इस शहर के अंदर उन्होंने अपनी पसंद के लिए एक डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जिला बना दिया 4 साल पहले। 4 साल पहले उस जिले को बनाने का मकसद सिर्फ ये था, अवलीन तरजीहात में उनकी ये शामिल था कि वहाँ पूरा एक नेटवर्क चलता था स्मगलिंग का, ड्रग्स का, मंशियात का, और ये पूरा उसका एक SSP लाकर उन्होंने अपना बिठा दिया। और 4 साल तक वो SSP पूरे सिस्टम को चलाता रहा, पुलिस समेत वहाँ के तमाम निज़ाम को चलाता रहा। मेरे पास वो शवाहिद हैं कि मैं आपको नाम बताऊं कि कौन इस वक्त क्या क्या कर रहा है वहाँ पे, तो आप परेशान हो जाएंगी। वहाँ पे अगर आप जाकर अपने कैमरे के साथ विजिट करें तो वहाँ औरतों से लेकर बच्चे तक मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला गलियों के अंदर। और इवेंट में माजगोड़े एक इलाका है, मैं उसकी आपको एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ, खुदा की कसम। मैंने जब उस इलाके का विजिट किया और वहाँ मेरी एक दफ्तर की ओपनिंग थी और काफ़ी बड़ी तादाद में बलोच कम्युनिटी हमारे साथ वहाँ से शामिल हुई है, तो मैंने देखा कि एक रेड़ा लगा हुआ है और उस पर मटके रखे हुए हैं, जो मटके टाइप के, पानी के घड़े टाइप के। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या चीज़ बेच रहा है, तो मुझे मेरा बंदा बताने लगा कि भाई ये कोई चीज़ नहीं बेच रहा, ये तो यहाँ पे सट्टा चलता है ओपनली चौक पे। अच्छा। और ये सट्टा सुपरविजन होता है, XMNA उसको लीड करते थे। और ये गली गली चौकों पे इस तरह ये रेड़ों पे, हमने स्कूल के ज़माने में देखा था कि रेड़ों के बाहर गोलगप्पे वाला आता है, चना चाट वाला आता है। ये तो मैंने पहली बार कराची जैसे शहर के अंदर देखा है। यहाँ
के वोटों में जाकर के जुए चल रहे हैं, आपकी क्रिस्टल आम बिक रही है, वहां पुलिस की जो पुलिस के निजाम उनके मातहत चल रहा था। आप देख लेना कि एक डीएसपी और एसएसपी आज पकड़ा गया, अगर पीपल्स पार्टी का वही निजाम होता तो आज वो सब कुछ नहीं पकड़ा जाता। फिर मैं आपको एक छोटी सी, आप मुझे थोड़ा सा एक टाइम दे, मैं आपको बताऊं। असल में मैं परेशान ज्यादा हो गई हूं ना, तो मुझे फिर आपको पूछना है और मजीद कुछ। आपने वाकई परेशान कर दिया। नहीं, अब आप ये देख लेना कि सईद गनी साहब बैठकर तनकीद कर रहे हैं। अब उनके अपने भाई जो हैं फरहान गनी, जो यूसी नाज़िम इस वक्त जीते हुए हैं, आप जाकर उनकी हिस्ट्री देख लें। चनेसर गोड के अंदर वो मंशियात की 3 FIR में अंदर हो चुके हैं, मंशियात की। तो ये तो इनका कारोबार रहा है। आपके सामने आपकी टीवी चैनल्स पे न्यूज चलती रही कि पुलिस मोबाइलों में मंशियात जा रही थी, पूरे सिंध से स्मगल हो रही थी, कराची आ रही थी, कराची से पूरे पाकिस्तान में जा रही थी। एक अजीब निजाम उन्होंने बना दिया था। अगर वो निजाम नहीं होता तो हम खड़े नहीं होते ना उनके खिलाफ, आज मुतहद नहीं होते। हम तो कराची की आवाम के लिए और पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए आज मुतहद हो रहे हैं। हम सबको दावत दे रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते जुल्म के निजाम से अगर जान छुड़ानी है, ब्यूरोक्रेसी को ये लोग हैंडल कर रहे थे। इसमें मैं आपको बताऊं, वो मड़ासी जो मैं कह रहा हूँ एक्स MNA मेरे इलाके का है, उसका फ्रंट मैन वहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, महमूद हसन नाम है। आप एजेंसीज को कहें कि जाकर इंक्वायरी कर ले कि जितनी ड्रग्स की हैंडलिंग थी वो वहाँ पे वो डील कर रहा है बैठकर। फिर उसके आप अली शाह को देख लें, लैंड ग्रेबिंग का सारा सिस्टम अरबों के हिसाब से वहाँ पे उसने देखा है। साहब सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी आपसे, ये सारी डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको कब मिली, कब आपको ये पता चला कि ये सब चीजें? जब से 1-1.5 महीना हुआ है और मैं इलाके के अंदर उतरा हूँ और ये सारा सिस्टम मैंने देखा है। लोगों पे जुल्म देखा है, ज्यादती देखी है, और वो उस इलाकों में जाकर जहाँ पे कभी MKM पाकिस्तान का दफ्तर नहीं खुला, अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे MKM पाकिस्तान की 40 से 42 दफ्तर खुल चुके हैं। ठीक है उस्मान साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन ये सारी चीजें तो जब आप पीपल्स पार्टी के साथ थे तब भी ये चीजें हो रही थी, जब आप PTI के साथ थे तब भी ये चीजें हो रही थी। मतलब ये तो 10, 15, 20, 25 सालों से ये चीजें, कराची का हाल कोई 1-2 दिन में या 4 दिन में नहीं खराब हुआ। ये सारी चीजें इस पे बात करेंगे। अच्छा काज़मी साहब, मोहसिन काज़मी साहब, जी मोहसिन काज़मी साहब, ये जो सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने वाला जो चल रहा है अब के मुत्तहिद हो रहे हैं इसमें, अब नून लीग से इत्तेहाद हुआ था, GDA से हुआ, आज फिर ये फारूक सत्तार साहब का भी बयान आ गया। आप समझते हैं कि अब सियासतदानों को कुछ सियासी शऊर देने की ज़रूरत है, कुछ सियासी तरबियत भी होनी चाहिए सियासतदानों की? सारा मलबा आवाम के ऊपर डाल देते हैं ये लोग। अच्छा देखिए, जब जो इंतखाबात करीब आएंगे तो मैं समझता हूँ बाशऊर मुल्कों में आप जाके देखिए जहाँ इंतखाबात होते हैं जी, अभी 70 दिन रह गए हैं इंतखाबात, 70 डेज तकरीबन जी। किसी पार्टी का मंशूर आया सामने आपके? जी, मैं तो अपने हर प्रोग्राम में उस पार्टी का मंशूर पूछती हूँ कि भाई क्या है आपके मंशूर में। हाँ, अब इन सबको बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए मंशूर के ऊपर, ठीक है, जो आवाम को आप बताएं कि भाई उन्होंने ये काम नहीं किया, मैं ये काम करूंगा, उन्होंने ये गलत किया, हम ये सही करेंगे, ठीक है, तब तो वो आपका वोटर और सपोर्टर बनेगा। अब हम ये बातें अगर करें जो अभी कर रहे हैं बैठ के, इससे कोई फायदा नहीं है, वक्त ज़ाया होगा। आपने बिल्कुल सही सवाल किया इनसे कि आप PTI में भी रहे, आप उसमें भी रहे, आप उसमें भी रहे। पीपल्स पार्टी के साथ नहीं रहे, लास्ट पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, नहीं रहे भाईजान। हमारा सरदारी साहब, उनको बात मुकम्मल कर लेने दें, ठीक है, आपकी बात हो गई ना, ठीक है, इसका जवाब हाँ बिल्कुल। सरदारी साहब खुद गए हैं 90। अच्छा आगे काज़मी साहब, आगे अहम बात करें, वो जो जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, जी जी, तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इनको इस वक्त मंशूर पे बात करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज अवॉइड कीजिए कि आप जातियात पे गुफ्तगू न करें, सही, हर एक की, किसी की भी जातियात हो। अब जैसे आपके आज के मौजू में जो आपने अभी थोड़ा सा समराइज किया, आसिफ जरदारी साहब का भी कहा आपने और बिलावल साहब का भी कहा, आप ये समझ लीजिए अच्छा शगुन नहीं है जातियात पे हमला ना हो। नहीं, 2 बाप और बेटे, अब एक के पास 3P है, एक के पास 4P है जी। आवाम कंफ्यूज हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मैं अभी खबरें सुन के आ रहा हूँ, आपकी भी खबरें सुनी थी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि बिलावल आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन हैं, ठीक है, और टिकट पे साइन वही करेंगे, सही। तो मेरा सवाल ये कि फिर बिलावल भुट्टो किस पार्टी के चेयरमैन है? उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या क्रेडिबिलिटी है? ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हैं वो अनाड़ी है, उसे अभी तरबियत की जरूरत है, अभी वो बच्चा है, ये बातें आपने कई दफा कही, तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि आज से 5 साल पहले उसे आपने पार्टी का चेयरमैन क्यों बनाया, या वो आगे कैसे PM की बागडोर संभाले, और आपने वजीर खारजा भी बनाया अभी 25 करोड़ आवाम का। अगर आप समझते हैं वो इतना नालायक है और इतना काबिल नहीं है, इतना तजुर्बेकार नहीं है, तो आपने हमारा मजाक उड़ाया है।
25 करोड़ आवाम का मजाक उड़ाया है। बिल्कुल। अब बेहतर यह है कि आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लें कि पार्टी की बात दौड़ किसके पास होगी, क्योंकि किसी पार्टी में 2 चेयरमैन नहीं हो सकते कभी भी। को चेयरमैन कहते हैं ना वो तो। नहीं, किसको को चेयरमैन कहते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब को। नहीं, मैंने अभी आपको बताया, खुर्शीद शाह साहब का बयान आपने सुना, अभी मैंने बताया आपको, उन्हीं ने अभी टीवी पे बैठ के ये बात कही है कि आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन हैं, और ये लफ्ज भी कहा कि टिकट पे साइन वो करेंगे। आसिफ जरदारी साहब ने भी आज ये कहा कि हम साइन मैं करूंगा टिकट पे। अब ये इन दोनों की जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ मैं ये समझ रहा हूँ ये सीनियर और जूनियर का नहीं है। बात ये कि या तो सरेंडर हो जाए बिलावल साहब अपने वालिद के हक में, या वालिद साहब सरेंडर हो जाए अपने बेटे के हक में। बिलावल साहब तो ये कहते हैं कि अब जो एजेड हैं लोग, जो क्रॉस कर चुके हैं 60-70, उनको अब बैठ जाना चाहिए, घरों में बैठ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो बिलावल साहब के अल्फाज हैं। वो आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं कि बिलावल साहब ने किसको कहा। मैं तो समझ रहा हूँ अपने वालिद ही को कहा है उन्होंने। अच्छा, 70 ईयर्स नहीं तो है। ये तो सारे ही सियासतदान क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बात और याद दिलाऊं, बिलावल साहब खुद ये बयान दे चुके हैं कि आसिफ जरदारी साहब मेरे वालिद हैं, घर के मामलात वो मेरे वालिद हैं, सियासत के नहीं। ये तो तकरीर वो कर चुके हैं अभी कुछ अरसे पहले। तो आप समझ रहे हैं कि कोई दरमियान में रिफ्ट आ रही है? नहीं, रिफ्ट ये आ रही है कि मैं जो समझ रहा हूँ वो ये कि जिसको ये लोग कह रहे हैं कि यंग है, तो यंग जाहिर है, जोश होता है, खून होता है, सब कुछ होता है। वो बिलावल साहब जो है अपने मद्दे मुकाबिल से मुकाबला करना चाह रहे हैं। उन्हीं ने मुस्लिम लीग को टारगेट किया मेरे हिसाब से, और आहिस्ता आहिस्ता वो पीटीआई को भी कहीं कहीं झटका देते हैं। आसिफ साहब ने जब ये बयान दिया कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पे होंगे और फेयर होंगे, वहां से ये कहानी पलट गई। अच्छा, जब ये पलटी तो इसका मकसद ये, आप दोनों के बयान के अंदर इंतहाई तजाद है। और आपको ये बता दूं, मैं यहाँ बैठा हूँ, पता नहीं मैं जिंदा रहूँ या न रहूँ, ये पार्टियाँ इस तरह अगर इलेक्शन लड़ेगी तो सबसे बड़ा नुकसान पीपल्स पार्टी सिंध में उठाएगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरत है ऐसे थिंक टैंक्स की, ऐसे जहन की जो कि इस पर तनकीद कर सके, जो मसाइल को उजागर कर सके और ढूंढ सकें। आप बिल्कुल देखेंगे इन सारी चीज़ों को। अच्छा सलीम सिचवानी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो बिलावल साहब का रवैया और आसिफ अली जरदारी साहब का रवैया? हम दो दिन पहले भी जब प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी थी और ये डिस्कस किया था कि बिलावल साहब का रवैया बड़ा जारहाना है। वो अपने जलसों में बड़ा धुआंधार, बड़ा दबंग किस्म का जलसा करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल साइलेंट हैं। तो क्या रिफ्ट है, इख्तलाफात हैं, या ये भी किसी सियासत की पॉलिसी है? ये आपस के अंडरस्टैंडिंग है। Exactly. अच्छा, इनकी आपस के अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उन्होंने कहा ना कि चेयरमैन की साइन चलेगी। चेयरमैन तो आपको पता है आसिफ अली जरदारी साहब, तो साइन उनके चल रहे हैं। तो बिलावल जो कह रहा है उसको कह रहे थे, आप करना तो उसी ने जो पीछे बैठा हुआ जिसने दस्तखत करना है। अच्छा, हमेशा की तरह वो खामोशी से अपना काम करेंगे। जी बिल्कुल। और आपने अवाम के ऊपर जो ये मलबा डाला जाता है, जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, तो आप देखें अवाम के ऊपर मलबा क्यों डाला जाता है? इसका मतलब है सियासतदानों की सियासी तरबियत होनी चाहिए। बिल्कुल 100%। आप देख लें जो अवाम के ऊपर मलबा डाला जाता है उसकी मेन वजह क्या है? क्या वजह? वजह ये कि अवाम के पास उस पर हक ही नहीं है वोट डालने का। वो आप देख लें, बायोमेट्रिक नहीं है। 10 to 15% ओरिजिनल वोट डलते हैं और इतने ही तकरीबन जाली वोट डलते हैं और इलेक्शन हो जाते हैं। और इस चीज को खत्म करने के लिए कि लोगों को वोट का हक मिले, इसलिए ईवीएम मशीन लाई गई। ठीक है। और ईवीएम मशीन आने के बाद आप देख लें सारी जमातें पीडीएम की जो है उसके खिलाफ हो गई और वो जो तरमीम थी उसको रोल बैक किया गया। ठीक। बाहर पढ़े लिखे लोगों को वोट देने के लिए जो ऐलान हुआ था, कानून बनाया गया था, उसको भी रोल बैक किया गया। ठीक है। जब आप अवाम जो पढ़े लिखे अवाम है, आप उनको वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं है। जो आपके पास जो है लोग, उनको आप तालीम देने के लिए तैयार नहीं है। जो अपने जोर पे अपने पेरेंट्स के कर्जे वगैरह लेके जो अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, बेचारे जदोजहद करके वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मुल्क का खजाना आप बाहर भगा दे, तो फिर आप अंधे बेड़े गूंगे हमारे जैसे जो होते हैं, जो अपने कामों में मसरूफ होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? सलीम साहब, बिलावल भुट्टो और एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, पीछे से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान से हमारी मादनियात लुट रही होती हैं। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। और जो साफी अरशद सईद जिसकी एक एक पाई का हिसाब करके बताता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हमारा सोना लुट चुका है, उसको शहीद कर दिया जाता है।
ये हमारे मुल्क में खुल्लम खल्ला। अच्छा, ये क्या वजह है कि मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ ठीक है, ये क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो इतना जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं, लेकिन नून लीग जो है वो कोई जवाब नहीं दे रही है, बड़ा खामोशी का सा उनका रवैया है कि ठीक है चल रहा है। बच्चे ये होते हैं ना तो बड़े खामोशी से देखते हैं, अच्छा। कोशिश करते हैं सर पे हाथ फेर के उसको चुप करा दें। सर ये कैसा बच्चा है कि इसको आप एक दफा वजीर खारजा बना देते हैं सारे मिलके और फिर आप कहते हैं कि अब खेलने के लिए देते हैं। अच्छा ठीक है, इस पर जरूर ठीक है, इस पर जरूर इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इसी बात पे गुफ्तगू कर रहे हैं कि ना तजुर्बेकारी अगर इतनी ज्यादा है तो जिम्मेदारी कैसे उठाई जाएगी। उस्मान साहब ये बताइएगा कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने है, किसकी सहूलतकारी चल रही है, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उससे पहले अगर आप बेहतर समझें तो वो जरदारी साहब और बिलावल वाला गुज़िश्ता से पेवस्ता वाली बात पे आप करेंगे? मैं बिल्कुल अगर आप इजाजत ठीक है, आप कीजिए। देखें, जरदारी साहब की जो पिक्चर है ना वो ग्राउंड पे पूरे सिंध के अंदर अच्छी नहीं है पॉलिटिकली ना। तो अब बिलावल एक नया फेस, ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये। अच्छा। ये जो कुछ हो रहा है बाप बेटे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, और ये फिर अवाम को एक नया जाल पहनाकर धोखा देकर और कि जी मैं अपने बाप के खिलाफ हूं और मैं एक नई सियासत करने जा रहा हूं और नया विजन लेके जा रहा हूं। ये तो वही मनगढ़ंत कहानियां हैं जो अवाम सुनती रही है। ये बेसिकली एक दोनों की बाप बेटे की अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। तो अवाम में बड़ा शऊर है। एग्जैक्टली उसी सोशल मीडिया के शऊर की वजह से तो ये नया इस वक्त गेम करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप इसमें कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि बिलावल तो एक कदम भी नहीं चल सकता जरदारी के बगैर, ठीक है। और ये जरदारी साहब का ही उसको दिया बस सबक है कि तुमने ये बात करनी है, मैंने ये करनी है, आखिर में तुमने जीत जाना है कि नहीं मैं तो नए फेसेस ला रहा हूँ, नए लोग ला रहा हूँ और इनकलाब बर्पा कर दूंगा। जबकि वो इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता जब तक जरदारी पुष्ट पर बैठा हुआ है। और वही लोग आएंगे, जाहिर है उसका कोई पोता आ जाएगा, किसी का बेटा आ जाएगा, किसी का बच्चा आ जाएगा। वो विरासत जो चली आ रही है सियासत के अंदर, वो विरासत ही रहेगी ये बदकिस्मती से। अब आपने मुझसे बात की कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी, देखें मैं समझता हूं कि हमारा तो मकसद सिर्फ एक है। हमारा मकसद इस दफ़ा, जिस तरह भाई ने मंशूर की बात की, हम तो ओपनली हमारे 3 टाउन के इस वक्त सबसे बड़े जो हमने इजलास किए वो जलसों में बदल गए। हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। हम कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए भाई किसी भी गवर्नमेंट से। इसको रिकॉर्ड पे रख लें आप बात को। हम कह रहे हैं हमें आइन में 3 तरमीम चाहिए। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ जाए, जब अगर फर्ज करें किसी की भी मेजोरिटी आ जाए, वो हमसे कहता है कि वोट चाहिए आपके प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो हम कहते हैं कि NFC अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम जो आप लेके आए हैं उससे आप PAFC अवार्ड का इजरा कर दें। आप क्या करें कि मेयर्स को आज़ादी दें। आप आइन में लिख दें कि भाई MPMNA के इलेक्शन होने से पहले मेयर के इलेक्शन होना जरूरी है। और तमाम फंड जो इस वक्त 4 चीफ मिनिस्टर और 1 प्राइम मिनिस्टर की जेब में पार्क हो जाता है, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप यूनियन काउंसिल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो फंड को उस स्कूलों के हिसाब से, उनकी सेंसिस के हिसाब से, पानी का, बिजली का, गैस का, उनकी हेल्थ का, वो सारा फंड ट्रांसफर करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि उसका चेक एंड बैलेंस हो सके। अभी क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो अपनी मर्जी से किसी MNA को दे देता है 82 अरब दे देता है, किसी को 80 अरब रुपए दे देता है। उसके बाप का पैसा है यार, ये कौम का पैसा है, टैक्सों का पैसा है। जब आपके गवर्नर थे, मेयर थे, तो आपने इन सब चीजों पे इन इश्यूज को हाईलाइट किया था, इस पे कुछ काम किया था? कुछ देखें, आपको पता है कि हमारा अभी कोलिशन हुआ है एक नई MKM पाकिस्तान, बिल्कुल अब इस पे काम कर रही है। और आपको पता है कि जब हमारा इस MKM पाकिस्तान के क्रेडिट पे नहीं जीरो से आप शुरू होंगे। नहीं, आप देख लें, अगर इस शहर में, अगर इस 76 साल के अंदर किसी मेयर की अगर आप डिस्कस करते हैं कि किसी ने अगर काम किया 76 साल में, तो मुस्तफा कमाल साहब ही MKM का ही मेयर है ना। नहीं देखिए, कर लेता ना कोई और, हम तो ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि कोई और उनका नाम। नेमतुल्लाह साहब ने भी काम किया। हाँ, लेकिन वर्ल्ड बेस्ट, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। अच्छा, वर्ल्ड बेस्ट मेयर अवार्ड अगर किसी को मिला है सेकंड, देखें तो उन्हें अथॉरिटी मिली, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड पे, बहुत सारी चीजें। एक्चुअली मेरी बहन है, आप 300 अरब रुपया मिला उनको। वसीम अख्तर साहब भी तो आपके मेयर थे ना, उन्होंने क्यों नहीं काम किया? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, जिसने नहीं किया उसका एहतसाब होना चाहिए, जिसने किया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। भाई कोई और भी कर जाता ना। हर दफा हर चीज पे वही एक क्राइटेरिया नहीं आ जाता ना। मैं ये तो कह रहा हूँ कि कहीं से तो मेरिट शुरू होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि अब इख्तियारात दे दो ना। आपने 2013 में छीन लिए ना सिंध गवर्नमेंट से। आपने सिंध गवर्नमेंट ने जबरदस्ती वो इख्तियारात जो KMC के, वाटर बोर्ड के, आपने सारे मेयर से छीन लिए। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह आइन में प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है और वो जाकर उसको पता होता है कि मेरे अंडर कौन कौन से इदारे हैं और मैंने कल से क्या काम करना है, इसी तरह आपका चीफ मिनिस्टर हल्फ उठाता है, उसको पता होता है कि मेरे अंडर कौन कौन से इदारे हैं और मैंने क्या काम करना है। हम कहते हैं कि मेयर के इदारे और मेयर के इख्तियारात भी अब आइन में लिख दो। खुदा के वास्ते एहतजाज क्यों नहीं किया इस पे, ये बताएं। देखिए, बिल्कुल हम एहतजाज कर रहे हैं और हमने आपके सामने की जो लास्ट हमारी जो कोलिशन
कोलिशन पार्टनर रही है नून लीग, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमने कराची को लेके दिया है। आपके सामने इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 9 अप्रैल को जो सेकंड लास्ट डे था आपकी सेंसस का, उसमें तो इन्होंने 1,32,00,000 पे, पिछली 1,60 पे थी और 1,32 पे लाकर क्लोज कर दी थी कि जी 99.9% कंप्लीट हो गई और जा रहे हैं। हम लड़ते रहे, फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते रहे, हमारे मिनिस्टर्स जाते रहे और जाकर बैठते रहे, उनको एविडेंस दी हमने, हाई राइज बिल्डिंगों के एविडेंस दिए इस शहर के अंदर कि जिनके आपने ग्राउंड फ्लोर गिने। जी अल्हम्दुलिल्लाह 73 लाख लोग बाजियाब हुए ना शहर के। देखिए 73 कोटा सिस्टम देखें आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो आप ये देखें ना कि ये क्रेडिट तो एमक्यूएम पाकिस्तान का ही है ना कि 73 लाख लोग बाजियाब हो गए शहर के अंदर, जो गुमशुदा हो गए थे, लापता हो गए थे। अगर आज हम वो आवाज नहीं उठाते और लोगों को देखें, एक घर के अंदर 12 अफराद, मैं समझता हूं कि अभी भी 2 करोड़ समथिंग नहीं है आबादी, 4 करोड़ को टच कर गई है। जो गवर्नमेंट आने वाली है नहीं, उसके लिए ही फायदामंद है ना कि उसके वोटर ज्यादा होंगे, ज्यादा आवाम होगी, ज्यादा वसाइल वो मांगेगी जब वो गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन जो आवाम के मसाइल हैं उनको भी तो आप प्रायोरिटी पे रखें ना। एग्जैक्टली यही बात है कि जब आप मुझे सही गिनेंगे नहीं, मैं एक घर के अंदर अगर 12 अफराद रहते हैं और मैं 4 अफराद गिनूंगा तो मैं 4 अफराद का खाना दूंगा, मैं 4 अफराद की मेडिकल सहूलत दूंगा, मैं 4 अफराद का पानी दूंगा, मैं 4 अफराद की गैस सप्लाई लाइन दूंगा। अगर वो फंड कहीं स्टक नहीं हुआ तो एग्जैक्टली तो फंड को स्टक नहीं होने देना, उसके लिए हमने कहा है कि अब ये तरमीम की जाए आइन के अंदर और मेयर के इख्तियारात को और यूनियन काउंसिल के इख्तियारात को बांट दिया जाए। भाई एक आपका एजुकेशन का मिनिस्टर है, ठीक है, 14,000 स्कूल हैं पूरे सिंध के अंदर, क्या वो सरकारी लाल पीले नीले स्कूल चल रहे हैं आज? ठीक नहीं चल रहे, तालीम का बर्बाद हो गए, सेहत का भी बर्बाद हो गए, बहुत बुरा हाल है। तो आप एक यूनियन काउंसिल को जब वो इख्तियारात दे देंगे उस स्कूल के, उस यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो अपने इलाके के स्कूलों को देखेगा, अपने इलाके की डिस्पेंसरी को देखेगा, अपने इलाके की पानी की लाइन को देखेगा, अपने इलाके की सेवरेज लाइन को देखेगा, तो वो बेहतर काम कर सकता है। आप दुनिया की एग्जाम्पल देते हैं ना यहाँ बैठकर हम चैनल पे, मैं 82 मुल्कों में गया हूँ। जो हम लोग जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जिसको भी इख्तियार मिला, वो यूनियन काउंसिल का इख्तियार या वो किसी प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी चीज का बड़े ओहदे का इख्तियार, वो अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा तो पहले उठाता है, बाद में कुछ आवाम को डिलीवर करे तो करे, वरना तो नॉर्मली तो लोग ताकत का ही 100% एग्री करता हूँ आपसे मेरी बहन। अब मुझे बताएं, सुन लें सब एग्री करते आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। अब मैं उसकी लॉजिक देता हूँ, मेरी थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें, आप मोहतरम है मेरे लिए। आप देखें कि फर्ज करें कि वो 4 बंदों से 4,000 बंदों के पास वो पैसा चला जाता है पीएफसी अवार्ड के थ्रू। 4,000 बंदों में कोई 400 बंदा तो सही होगा ना, 400 बंदा तो कोई ईमानदार होगा ना, 400 बंदा तो कोई किरदार वाला होगा ना। वो 400 यूसियां तो रोल मॉडल बनेंगी ना पाकिस्तान के अंदर। वो 400 यूसियां जब रोल मॉडल बनेंगी तो बाकियों को पकड़ के आवाम मारेगी ना। अभी तो एक एमपीएमएन को आवाम पकड़ ही नहीं सकती। एमपीएमएन वोट लेने आता है, उसके बाद तो नजर ही नहीं आता इलाकों के अंदर। तो भाई उस यूनियन काउंसिल तक रसाई है गरीब आदमी की। जब वो देखेगा कि उसका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा है और मेरे लाल पीले नीले स्कूल में ये तालीम नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसको पकड़ेगा गिरबान से। चले ये आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन उसूली तौर पे जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मोहसिन साहब, क्या इलेक्शन से कबल चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो नाअहल हो जाएंगे? कैसे मामलात देख रहे हैं आप उनके, या उनको मौका मिलेगा? अच्छा, एक बात है, देखिए पाकिस्तान में हमने भी बहुत इलेक्शन देखे, जी जी, बचपन में भी देखे, जवानी में भी देखे। ऐसा इलेक्शन जैसा अब हो रहा है ये नहीं देखा। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला इलेक्शन होगा जो इलेक्शन से पहले मुतनाज़ा हो गया। सारे इलेक्शन के बाद मुतनाज़ा होते हैं कि जी हमारे बेईमानी कर दी, आरटीए बैठा दिया, फुला कर दिया, फुला कर, ये उससे पहले हो गया। आज आप बयान सुन लें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जनाब अतहर मिनल्लाह साहब का, बड़ा क्लियर बयान आ गया कि 90 डेज को क्रॉस करने का मकसद ये कि आपने आइन की दफा 6 को छेड़ दिया। कहा अब सब कुछ करने के बाद उन्होंने आखिर एक जुमला कहा कि अब बात इतनी आगे जा चुकी है कि अब हम कुछ कर नहीं सकते। जाहिर डेट तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं आपके जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनको तो कटहरे पे खड़ा करें, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब हो या कोई और साहब। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए मजा तो इलेक्शन का जब होगा, मैं आपको बता दूं इलेक्शन की नौयत 2 है जो मैं आवाम को देख रहा हूँ। अच्छा। आवाम ने 2 जहन बनाए में पक्के। एक जहन ये कि या तो ये 60% वहां पे टर्न आउट दे देंगे आपको, ठीक, अगर पीटीआई शामिल हुई इलेक्शन में तब, और अगर पीटीआई नहीं शामिल हुई तो मैं आज आपको बता रहा हूँ 75% लोग वोट ही नहीं डालेंगे। ये तो और बुरा नहीं हो जाएगा? अब क्या करें? आरटी आपका जो टर्न आउट है जब इतना कम होगा तो पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा, आप हुकूमत बना लेंगे जैसी आप चाह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं 16 महीने जो हुकूमत करके गए थे ये सब आहिस्ता आहिस्ता एक जगह जमा हो जाएंगे। ना हो तो जब बताइएगा।
ये सब वहीं जा रहे हैं। ये फिर पीडीएम बनेगी क्या? बन गई है, उसका नाम कुछ, मैंने उस पार्टी का नाम पीडीएम का नाम रखा था। मोहसिन साहब ये तो बहुत खतरनाक मैं आपको बता रहा हूँ, महीने का तो असरात हम भुगत रहे हैं, अब आगे तो फिर बहुत मसले। मैं बता रहा हूँ, उस पार्टी का नाम मैंने रखा था कॉमन इंटरेस्ट पार्टी। अच्छा, कॉमन इंटरेस्ट पार्टी थी वो, जो धारा कॉमन था, जब तो वो साथ चल गए। ये पार्टी फिर बन रही है कॉमन इंटरेस्ट पार्टी। इनका मुकाबला होना है किससे? पीटीआई से नहीं होना है, इनका मुकाबला अवाम से होना है। ये मैं आपको बता दूं, ये अवाम से मुकाबला होगा, पीटीआई से नहीं होगा। आप इमरान खान को फांसी भी चढ़ा दे, मैं कह रहा हूं, नाहल से छोड़िए, आप फांसी भी चढ़ा दें, रिजल्ट यही दो चीज़ों का होगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि या तो 60% टर्नआउट होगा या 75% जो है वो टर्नआउट किया वो आपका बाइकाट हो जाएगा एक किस्म का। तो ये तो इनको सोचना चाहिए, और यही वजह है कि इन पार्टियों को ये परेशानी लग गई है कि अगर इमरान खान ने बाइकाट का ऐलान कर दिया या पीटीआई ने बाइकाट कर दिया तो दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इसको। तो इनकी आप समझते हैं कि जमानतें जब्त हो जाएंगी इनकी? किनकी नहीं, इनकी जमानतें ना भी जब्त हो, जो देखे ना सर, जब टर्न आउट ही नहीं रहेगा, जब वोट होंगे ही नहीं तो जमानतें तो जब्त होंगी ना। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि ये बड़ी बड़ी जमातें अकेली लड़ती थी है, आज इनको इसको पकड़ना पड़ रहा, उसको पकड़ना पड़ रहा, उसको पकड़ना। मैं हमारे बराबर बैठे, मुझे तो खुशी है, ये खुद कैंडिडेट है माशाल्लाह और एमक्यूएम में है। आप एमक्यूएम से सिर्फ ये सवाल किए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एमक्यूएम के वो मायदे देखे जो पीपल्स पार्टी से हुए बेनज़ीर के ज़माने में, मुस्लिम लीग से हुए, हत्ता के पीटीआई से हुए, अब आपका मुस्लिम लीग से हुआ है। मैं बहैसियत एक सिटीजन के सवाल कर रहा हूँ, आप उस माहिदे को पब्लिक के सामने लाइए कि आपका मुआहदा हुआ क्या है, नून लीग के साथ हुआ है। हाँ, जो भी हुआ है, अच्छा, हमें तो पता चले कि वो मुआहदा हमारे बेनिफिट में है या नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल, आवाम को तो कभी पता ही नहीं चलता ना कितने, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक तवील अरसे से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा रहे। मुशर्रफ साहब के जमाने में तो सारी हुकूमत इन्हीं की जो जमाने में। आप बताइए, इसी कराची के अंदर, वो सिंध के अंदर, कोई चीफ मिनिस्टर उर्दू स्पीकिंग बना आज तक? क्यों नहीं आपके माहिदे में शामिल था? अब बन जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, माहिदे में शामिल क्यों नहीं था, मेरा ये सवाल है। बन जाएगा, कैसे कहते हैं बन जाएगा? बात ये, आप रूल बनाएंगे ना। आपने 40% 60% भुट्टो साहब बना के गए थे कोटा, वो भी आपने नहीं संभाला। अच्छा, इन्होंने मुझसे डायरेक्ट सवाल किया तो मुझे जवाब देखिए मेरा बनता है, अब बिल्कुल टाइम, अब जवाब बनता है मेरा इस बात पे, क्योंकि इन्होंने मुझसे सवाल किया, जो वहाँ बैठे हैं उनसे भी मैं पूछ लूँ ना थोड़ा सा। मैं आपसे बिल्कुल आपको टाइम दूंगी, आपसे ही टाइम दूंगी। अच्छा, नहीं, जवाब देना है। सलीम साहब, आप बताइए, पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनको क्या सिचुएशन है उनकी, कैसे देख रहे हैं आप उनको नाअहल कर दिया जाएगा? क्या होगा, क्या आने वाले वक्तों में, क्या आपकी पार्टी में क्या लाहे अमल होगा, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, साइफर केस का क्या हशर नशर हो गया, ठीक है। तोशा खाना केस का भी आपके सामने हशर नशर हो गया, ठीक है। अल कादिर ट्रस्ट का जो केस था आपके सामने सारा क्लियर हो गया, ठीक है। आवाम को पता पड़ गई पैसे कहाँ से आए, किधर गए और किसके थे और किसके पास पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में पड़े और इल्जाम खान साहब पे लग रहे हैं, जिनकी जेब में ₹1 नहीं आया, और 190 मिलियन डॉलर का इल्जाम लगा दिए करप्शन के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन चल रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के जो एंकर्स जो हैं इसमें मुलविस हो रहे हैं, तो उनके ऊपर हर्जाने के नोटिस जाने चाहिए। और जो सियासतदान भी इसमें मुलविस हो रहे हैं कैरेक्टर पे झूठे इल्जाम लगाने के, उनके ऊपर भी हर्जाने और इससे बाकायदा कवानीन बनने चाहिए। अच्छा, तो सलीम जी, जो भी इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है उसके साथ में यही होता है, उसको पाबंद सरासल होना पड़ता है, या फांसी चढ़नी पड़ती है, या उसको एम्बुलेंस नहीं मिलती है उसके लिए, या उसको सरेआम जलसे के अंदर कत्ल कर दिया जाता है, या मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तरह उसको भी शहीद कर दिया जाता है। इन सारे शोधा हमारे सामने, आपके सामने जनरल जिया से भुट्टो साहब की फांसी का काम लिया गया, उसके बाद में जनरल जिया को ही उड़ा दिया गया। उड़ाने वाले कोई बाहर से तो नहीं आए थे, क्यों नहीं पकड़े गए वो कातिल? पकड़े जाने चाहिए थे ना, सामने ही थे, आम की पेटियां कौन ले गया, तो क्या था, क्यों नहीं पकड़े गए? इसके बाद जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब, उनको शहीद कर दिया गया, क्यों नहीं पकड़े गए इनके कातिल? क्यों आवाम के जो ये जो नवाज शरीफ साहब की एयर मार्शल मुस्तफ अली, जिन्होंने अमेरिकन दबाव के बावजूद जेफ थंडर 17 और उनके एग्रीमेंट किए और पाकिस्तान के अंदर ये तैयारे बनने लगे, नवाज शरीफ साहब ने सारी टोपी इनके ऊपर डाल दी कि ये नहीं मान रहा।
अब ये नहीं मान रहा, आप सरबराह मुमलिकत हो, आपके दौर में एक अच्छा काम हो रहा, और आपके ये नहीं मान रहा, उसको शहीद करवाया गया तैयार हादसे में, वो भी शहीद हुए। हमारे अच्छे लोगों को शहीद किया जा रहा है, पाबंद सलासल किया जाए। इमरान खान साहब का क्या कसूर है? वो यही कह रहे हैं ना कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी हमारी सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिन्होंने कहा था अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काटिएगा। हजरत बीबी फातिमा खातून है जन्नत, जिनके नाखून के बराबर भी हमारी औकात नहीं है, उनकी तक की हमारे सामने मिसाल मौजूद है, मगर हम कोई उस पे अच्छा, आप समझते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो अब खत्म हो जाएगी, रुकावटें जो है वो अब दूर हो गई हैं? मेरी बहन, इस मुल्क की तबाही के तमाम तर जिम्मेदारी जो है ना, नवाज शरीफ के दौर में किए गए 2 इकदामात हैं, जिनकी वजह से आज मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगर आप इत्मीनान और सुकून से गौर करें, जी जी। पहला इन्होंने एक कानून बनाया कि जितने मर्जी में डॉलर आप खरीद सकते हो, जो मर्जी में डॉलर खरीद सकते हो, जो मर्जी में ले जाओ। अब इसका फायदा किसको पहुंचा? इन्हीं करप्ट लोगों को, जो इदारों में भी हैं और जो सियासत में भी हैं। उन्होंने रुपए में पैसे कमाए और डॉलर, खुलेआम डॉलर खरीद के बाहर भिजवा दिए। दूसरा एकदम, और ये दुनिया के अंदर पाकिस्तान सेकंड मुल्क है जिस वो 2 दुनिया के मुमालिक हैं जिनमें ये चीज की आजादी है, और न दुनिया में किसी मुल्क में भी नहीं है, न किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, न किसी तरक्की पजीर मुल्क में। यूएई, वो तो तेल की दौलत से माला माल है, वो बर्दाश्त कर सकता है। और दूसरा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान दुनिया का सेकंड टॉप मुल्क है, जो जहां से आप जितने मर्जी में डॉलर खरीद लें और बैरून मुल्क भिजवा दें। ये कानून उन्होंने ओपनली पास किया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने महंगे बिजली के एग्रीमेंट्स किए। ठीक है, महंगे बिजली के एग्रीमेंट्स किए, और वो डॉलर में आपको देने हैं, उसका फायदा है। ठीक है। और आप बिजली इस्तेमाल करें या न करें, आपको बिजली की फिर कीमत बढ़ गई है, और के इलेक्ट्रिक और में आप फिर बिजली इस्तेमाल करें या न करें। और आज पाकिस्तान अगर बैंकरप्सी से बचा हुआ है ना, तो ये खान साहब की मेहरबानी है जो उन्होंने 148 के ऊपर 148 रुपीस के ऊपर डॉलर, यानी अब 148 रुपए के डॉलर होंगे, उतने आपको मिलेंगे डॉलर। इन्होंने बिजली की कंपनियों को वहां पे सीज किया कि 148 तक आपको डॉलर मिलेंगे, इसके बाद अगर ऊपर गए तो आपको पाकिस्तानी करेंसी में मिलेगा। अगर ये एग्रीमेंट ना होता तो आप बताएं, या जो 300 रुपए तक डॉलर हमारा गया था, तो हमें कितने पैसे डॉलर में देने पड़ते? इस वक्त हमारे 2000 अरब रुपए 2000 अरब रुपए जो है ना हम आईपीपीस को दे रहे हैं, जबकि हमारा डिफेंस का बजट जो है ना वो भी 1800 अरब रुपए है। ठीक है, यानी हम अपना डिफेंस भी आईपीपीस की कंपनियों में बर्बाद कर रहे हैं। अवाम की तमाम फैसिलिटीज जो अवाम को मिलना चाहिए, अवाम को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो रकम भी हम आईपीपीस में बर्बाद कर रहे हैं। मुल्क दिन ब दिन बिजली के महंगाई तले, बोझ तले लद रहा है, जिसकी मेहरबानी जो ये अवाम की आवाज है असल में, जो आप बोले, क्योंकि अवाम बोलती है, यही बोलती है। अच्छा उस्मान साहब, आप खुल के हंस लें, आप इतना मुस्कुरा। देखें, अच्छा हाँ, आप बताइए कि क्या कहना चाहते हैं। सवाल मुझसे किया कि एग्रीमेंट क्या है आपका। मैं एग्रीमेंट देखें, शायद मेरे ख्याल है कि खबरें सीनियर है, मुझसे बड़े हैं उम्र में, मैं इनका अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन ये शायद खबरें अभी बता रहे थे कि सुनते हैं, तो पूरी तरह खबरें सुनते नहीं हैं। हमने जो एग्रीमेंट किया, तो हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारा ये एग्रीमेंट है कि आइन के अंदर ये 3 रकाती जो है तरमीम होगी, और ये लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात दिए जाएंगे और आइन में लिख दिया जाएगा। ये हमारा मौक़िफ़ था। नून लीग ने आकर, कराची जब उनकी टीम आई तो आकर उन्होंने भी जो मीडिया से बात की, तो साद रफ़ीक साहब ने यही बात की कि इनसे जो हमारा एग्रीमेंट है वो 3 रकाती आइन में बेसिकली ये तरमीम मांग रहे हैं, और बिल्कुल हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इससे खुशहाली आएगी और हम कर देंगे। जहाँ तक बात रही, अभी भाई बात कर रहे थे, देखिए मैं नून लीग का नहीं हूँ ना, नून लीग की वकालत करने बैठा हूँ, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ ना, एक बिजनेस करता हूँ, और आज से नहीं करता हूँ, 30 ईयर्स हो गए मुझे बिजनेस करते हुए, और खान साहब से भी मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। मैं फिर जो लास्ट पार्टी थी, मैं अब इनको बताना नहीं चाह रहा, खुलकर बताऊंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। देखें, मैं तो सिर्फ ढकी छुपी बात बता देता हूँ कि खान साहब काबिल एहतराम है, बिल्कुल आना चाहिए, सियासत में उनको मौका मिलना चाहिए। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम कहते हैं हर बंदा आए, खुलकर अपनी सियासत करे, लेकिन खान साहब को फिर 9 मई वाला वाकया नहीं प्ले करना चाहिए था ना, जो उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह यहाँ पे मुल्क के सलामती के जो इदारे हैं और उस पर जाकर इस तरह हमला हुआ, जिसकी ऑडियोज आई, जिसकी वीडियोज आई। देखिए, आपको कौन लाया था? और भाई ने मुझसे बात की कि भाई 75% टर्न आउट नहीं रहेगा, तो भाई 2018 में भी तो 19 से 21% टर्न आउट रहा है, 2018 में कौन सा 80% टर्न आउट
आउट आया है। 2018 का टर्नआउट उठा के देख लें, शायद ये तजिया नहीं करते, जाके देखते नहीं है कि 2018 का टर्नआउट क्या था। वो भी आरटीएस सिस्टम बंद होने के बाद 3-3 दिन के बाद रिजल्ट आया। तो और 14 सीटें आपके भी तो 2-2 वुज़रा पीटीआई के दौरे हुकूमत बिल्कुल में रहे, हम तो पौने 4 साल आपका भी फिर इसका मतलब है बिल्कुल कि रहे। जो हम तो जिस एग्रीमेंट्स के साथ हम रहे, हमारी आप भी मुतासरीन में ना, फिर इसका हम तो मतलब है कहते रहे कि हमारी 14 सीटें जबरदस्ती लेकर दे दी गई हैं, उस वक्त भी अच्छा। कहते रहे, हम तो एहतजाज करते रहे, हम तो डंके की चोट पे कहते रहे, हमने पिटीशन फाइल फिर की। आपने वुज़रा की सीट कैसे एंजॉय कर ली? नहीं देखें, बुजुर्ग की सीट अगर एंजॉय की, अगर किसी सीट पर बैठकर ही मैं किसी को फैसिलिटेट कर सकता हूँ अपनी आवाम को, कराची की आवाम को, अगर मुझसे रिलेटेड जो मेरा अच्छा, वोटर क्या है, किया सपोर्टर फिर है। आपने अपने टेन्योर में? ये देखिए बताइए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पोर्ट एंड शिपिंग की हमारी 3.5 मिनिस्ट्री साल थी, आपने- उसमें हम यूएई की एक कंपनी को लेकर आए जिसने $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जो पार्शियल है। शिपमेंट्स में आ रही है। और आपके ये उस 3.5 साल में जी किया? जी एसएपीटी आपका पोर्ट ठीक हमने है। डेवलप किया। एसएपीटी साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल एक नया बना, कंपनी आई, उससे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क में। देखिए हमने तो जो कर सकते थे, हमारे इख्तियार थे। आईटी के अंदर आपको पता है अमीनुल हक साहब ने- पहले तो इतना खैर नहीं हुआ हाँ जी कभी भी बिल्कुल, काम अब इस तरह। अमीनुल हक साहब ने आईटी इसका मतलब है कि पीटीआई के दौरे गूगल- हुकूमत में आपको अथॉरिटी मिली काम नहीं, करने पौने की? 4 साल हमसे, लेकिन जो वादे किए गए ना, 1100 अरब रुपए के लॉलीपॉप दिए गए, 182 अरब रुपए के एक लॉलीपॉप दिए गए, वो पैसे नहीं आए कराची के अंदर, वो वादे पूरे नहीं हुए। पौने 4 साल तक हम इंतजार करते रहे। तो इनकी देखें, आप फैसलवाड़ा का बयान उठाकर देख लें। फैसलवाड़ा कह रहे हैं परसों चैनल पे बैठकर कि भाई हमने इनसे जो एग्रीमेंट किया था वो पूरा नहीं किया। मैं तो नहीं कह रहा, ये तो पीटीआई का रहनुमा कह रहा है। तो खान साहब ने तो सारे वादे छोड़ दें एक तरफ कौम से जो किए थे। मैं उनसे दो बातें पूछ लेता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बना दूंगा। वो किसने रोका था भाई? वो तो कर देते खुदा के वास्ते। मैं बाकी तो जाता ही नहीं, मैं तो बाकी डिटेल में तो जाता ही नहीं कि कौन कौन से वादे थे। सलीम सचवानी साहब, आप बताइए, आप इतने सारे इल्जामात तो यहीं से आप पे लग गए, अब जवाब दें आप जरा। मेरी बहन, मैं बात वही करूंगा कि इल्जामात लगाना बहुत आसान है, मगर इल्जामात किसी पे भी ना लगे इसके लिए इकदाम करना, ये सिर्फ खान साहब का ही काम था, जिन्होंने कोशिश की कि इस तरह के काम हो कि कोई ये ना कह सके कि जो है ना धांधली हुई है। इसी के लिए इन्होंने ईवीएम मशीन लाई। 6 बजे आपकी अगर पोलिंग खत्म होती है तो 6:05 के ऊपर आपके हाथ में रिजल्ट होता है। ईवीएम मशीन के तहत इतना फास्ट था। ये फिर आरटीएस को बेईमानी करना और आरटीएस बिठाना, ये करना वो करना। आज कौन चाह रहा है कि आरटीएस बैठे? और आज कौन चाह रहा था जिन्होंने ये रोल बैक किया? वो कौन थे? यही पीडीएम वाले थे ना, यही लोग ही थे जिन्होंने अवाम का वोट का हक छीना दोबारा। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से वोट का हक छीना। आपके दौर में पकड़ा गया और आप ही के दौर में कोर्ट ने बरी कर दिया कि गलत केस बनाया पीटीआई ने। अवाम से हक छीना, ऊपर से अवाम के ऊपर ही डालते हैं मलबा। अवाम से ही लोगों को मुंतखब नहीं करते, अवाम को मुंतखब करने का मौका ही आप लोग नहीं देते हो। आप खुद ही कहते हो कि 20 से 21% लोग इस साल, तो 20 से 21%, 10 से 12% आपकी दांगली के हिसाब लेने वाला है। अच्छा, इस हिसाब तो हिसाब लेने अगर जो कह रहे हैं 20 और 21 हिसाब से हिसाब करें तो 10% सिर्फ वोट दिया है, बाकी तो छपा ही हुई है। मान रहे हैं 2018 में 10%। मैं नहीं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अगर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं मेरे को नहीं पता, मैंने कैलकुलेशन नहीं देखी है, वो तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो आपने वोट लिए, मैं आपके वोट की बात कर रहे हैं ना। आपने जो 8 सीटें ली है ना, आपने लिए, मैं 8 सीटों की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी 8 सीटों की बात कर रहा हूँ। आपके 8 सीटों पे 21% वोट पड़े तो उसमें से 11% वो दांगी के वोट और 10% जो है ना वो आप मान लिए। बकौल आपके 10% भी अवाम ने नहीं दिए होंगे, बल्कि 10% में भी सिर्फ पीटीआई ने लिए होंगे, नून लीग ने लिए होंगे, पीपल्स पार्टी ने लिए होंगे। आप कितने परसेंट लेके वोट जीते? पीटीआई के साथ हुआ है। आप कितने परसेंट 2018 में? मोहसिन साहब, ये तो वो बातें हैं, ये वो इल्जामात हैं जिनका तो तसलसल मुझे लगता है शायद कभी भी खत्म नहीं होगा। ये तसलसल कभी खत्म होगा जब तक आप कानून की हुक्मरानी और करप्शन के खात्मे में काम ठीक है। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों दोस्त की हैं। और हमने अपना पूरा निजाम दोजक का तरतीब दे दिया और हम सारे के सारे दोजक की तरफ जा रहे हैं। और हम सारे के सारे दोजक की तरफ जा रहे हैं। और जो चाह रहा है कि हमें जन्नत की तरफ बुला रहा है, हमें जो कह रहा है कि इस चीज को खत्म करे, जो हमें जन्नत की तरफ बुला रहा है, उसको हमने उठा के जेल में बंद कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जन्नत की तरफ तो आके 2 जान से पहले हिदायत देंगे। अमाल में जाती है। उनको आपने गलत काम किया, आपने नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। जन्नत की तरफ बुलवा रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। आपने अवाम को नहीं, आप अल्लाह माफ करे यार,
आप दीन की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट दीन को अटैक कर रहे हैं कि वो जन्नत पे बुलवा रहा है। यार जन्नत पे तो कुरान बुलवा रहा है, मेरा अल्लाह बुलवा रहा है, आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत बुलवा रही है। आप नाउज़ुबिल्लाह कहां तक लेके जा रहे हैं? आप खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। हम भी आपको यही जन्नत में सिर्फ अल्लाह लेके जाएगा, बंदा नहीं लेके जाएगा। रिश्वत लेने और रिश्वत देने का निजाम अल्लाह की मर्जी के बगैर आप पार नहीं कर सकते। और जो दिगर अल्लाह की मर्जी के बगैर। सर मैडम वो गलत बात कर रहे हैं दीन के मुतालिक, दीन के मुतालिक मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। ये हदीस शरीफ है, मुस्तनद हदीस शरीफ है, गलत बात नहीं है, मुस्तनद हदीस शरीफ है। कैसी बात कर दी आपने? नाउज़ुबिल्लाह, आप खान साहब पे कह रहे हैं नाउज़ुबिल्लाह जन्नत में लेके जा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, आप जैसे लोग कुफर के ज़िम्मे में आते हैं मेरी नजर में। कुफर वाली बात कर रहे हैं आप चैनल पे बैठकर कुफर वाली बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप कुफर वाली बात कर रहे हैं। आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बंद कर दें माइक, यार दोनों के माइक बंद कर दें। सलीम साहब, मोहसिन साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, थोड़ा सा टाइम है, आप बताइए सियासी मंजरनामा क्या होगा और क्या हल क्या होगा इसका, ये बताइए। एक बात रिक्वेस्ट करूंगा हम सबसे यार कि हम लोग जो है ना सियासी प्रोग्राम करते हैं, हमें मजहब पे बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, मोहसिन साहब कर लेना, निजी महफिल में करें, सारे लोग देख रहे हैं हमारे जो है। आप वो जो कहना चाहते हैं हो सकता है वो ना कह पाए, और जो ये समझना चाहते हैं वो समझ ना पाए, ये है मुश्किल उसके अंदर। इसलिए मैं कभी नहीं छेड़ता हूँ, मैं उसका तालिब इल्म हूँ लेकिन मैं नहीं छेड़ता हूँ। मेरा एक सवाल है, अच्छा सर आप अब दोनों खामोश हो जाए ना, आप दोनों के बात हो गई ना सर, अब आप चुप हो जाए। मोहसिन साहब को उस्मान साहब बस कर दें, आप मोहसिन साहब की बात कर लेना, 2 मिनट 3 मिनट आप इजाजत भी दे रहे हैं, साथ में आप इंटरप्ट भी करेंगे। मालूम कर लें सलीम साहब, अब आप बस अब खामोश जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोग। मैं अपने भाई से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अपनी नॉलेज के लिए कर रहा हूँ और लोगों को सुनाने के लिए। अभी बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ 2 मिनट रह गए, अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया? जी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो एमक्यूएम ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? सिर्फ 2 लाइनों में 10 A का लेटर इशू कर चुकी थी पीपल्स पार्टी। हम कह रहे थे 73 यूसीएन शेयर की बढ़ती है नई सेंसस के मुताबिक, 1,62,00,000 के जो गिनती उन्होंने शो की थी पिछली दफा, और 90 लाख से 1,62 पे ले गए थे। हम कहते 73 यूसीओ पे एक शेयर बनता है, उन्होंने 10 A का लेटर निकाला एक दिन पहले, 53 यूसीओ का इजाफा किया। हम कह रहे थे कि कुछ दिन सब्र कर लें, उसके बाद सर ये आपने पूरा पैराग्राफ बोल दिया। मोहसिन साहब अब आप बताइए क्या सियासी मंजरनामा क्या बनता हुआ आप देख रहे हैं, कहाँ तक पहुंच रहा है, क्या मसाइल का हल? देखिए अभी इलेक्शन शेड्यूल हो जाए, अनाउंस हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे। 8 फरवरी तो हो गया, 8 फरवरी को तो इलेक्शन है जी, इलेक्शन शेड्यूल 15 दिसंबर को है, ठीक है जी, उस वक्त आपको इजाजत होगी इलेक्शन करने की। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको चाहिए कि सबको बराबरी का हक दे दें आप, तमाम पार्टियों को। और दूसरी बात यह कि मैं खान साहब के लिए खुद कह रहा हूँ 200 मुकदमात हैं, 200 और मुकदमात बना दें आप उसमें, ठीक है, लेकिन एक मुकदमे में भी आप उन्हें सजा अभी ना दें, यानी अदालत अगर दे दे तो और बात है, आप उन्हें इलेक्शन लड़ने दें और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सारे मुकदमे उन पे चलाएं। मैं कह रहा हूँ किसी मुकदमे में आप रियायत नहीं करें जो कानून कहता है, लेकिन अब टाइम इतना आ गया, नई हुकूमत को आने दीजिए, नई हुकूमत आके ये फैसला करेगी करना क्या, क्योंकि अब इतना आपके पास टाइम नहीं है। और आज जस्टिस साहब ने चीफ सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं निगरान हुकूमत को गैर कानूनी करार दे दिया है आज। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, मंशूर पर बात करें, ज़ातियात पर बात ना करें, यही होना चाहिए। और सियासी जो सियासतदान है, जो सियासी लोग हैं, उनको बहुत शऊर का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हिमायत उस्मान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, मोहसिन काज़मी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए, सलीम सिचानी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, जो ये ज़ातियात और जो आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं, इन पर बात नहीं करनी चाहिए और सियासी माहौल को सियासत तक ही रखना चाहिए। यही आज का पैगाम है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।